हमें तुम पर गर्व है पुरु, केवल इसलिए नहीं कि तुमने अनुसुईया के हत्यारे का वध किया, बल्कि इसलिए भी कि अम्बिराज जैसे व्यक्ति जो अपनी मंशा पूरी करने के लिए देश को दांव पर लगाते हैं, उनका यही दंड होना चाहिए। पर यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। बारसीन अपनी सेना के साथ हिंदुकुश पहुंच चुकी होगी और हमारी योजना के अनुसार पारस की सेना की सहायता से हम अलेक्जेंडर को दोनों ओर से घेरेंगे। उस देशद्रोही अम्बिराज का अंत हुआ, अब उसकी बारी है जिसने मेरे देश पर आक्रमण किया है। अलेक्जेंडर, आ रहा हूं। हमला करते हो हुजूर, जब हम डराए जैसे काया शख्स को मैदान जंग से भागने पर मजबूर कर सकते हैं, तो उसकी बेटी की क्या मजाल जो हमारे सामने ज्यादा वक्त टिक जाए। नहीं फेस्टियन, इसके लिए मैंने कुछ और सोच के रखा है। तुम्हारी बहादुरी और हौसला काबिल तारीफ है बारसीन। मेरे सिपह सालारों की नुमाइंदगी में लगी फारस की इतनी बड़ी फौज को उनके नाक के नीचे से यहां ले आना यकीनन मुश्किल रहा होगा। मुश्किल तो था, लेकिन पोरस की हिम्मत ने हमें हिम्मत दी कि हमारी जमीन, हमारी दौलत और हमारे मुल्क की खोई हुई इज्जत तुमसे वापस ले, जो तुमने हमसे छीन ली। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम और वहां पे पोरस, हम दोनों मिलकर तुम्हें अपने सरजमीन से खदेड़ देंगे। हमारी योजना सफल हुई पुरु। अलेक्जेंडर के पास भागने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। नहीं दस्युराज, हमें वापस लौटना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो पुरु? इतना अच्छा अवसर हमें खोना नहीं चाहिए। हमने अलेक्जेंडर को दोनों दिशाओं से घेर लिया है। यही विश्वास अलेक्जेंडर हमें दिलाना चाहता है लाचे। जो हमें दिख रहा है वो पूरा सत्य नहीं। बारसीन और उसकी सेना का हाव भाव देखकर लगता है कि यहाँ कुछ और भी हुआ है। उसने फारसी सेना को अपनी ओर कर लिया है, किंतु कैसे? अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं बारसीन। पहला, मुझसे लड़ो, पर इस सूरत में तुम अपनी मां और बहन दोनों को खो दोगे। और दूसरा है मुझसे समझौता कर लो, जिसके बदले ना सिर्फ तुम्हारे वालिदा और बहन महफूज रहेगी, बल्कि तोहफे में तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर शौहर मिलेगा, अलेक्जेंडर। विवाह की शुभकामनाएं अलेक्जेंडर। इस अवसर पर तुम्हें और तक्षशिला के लोगों को एक उपहार देना तो बनता है। इस उपहार के साथ एक वचन भी देता हूं अलेक्जेंडर। भले ही संसार की सारी सेना एकजुट कर लो, पर इस गुरु को कभी नहीं तोड़ पाओगे और ना ही मेरे भारत को कभी झुका पाओगे। मैं अंबी कुमार अपने पिता की चिता की सौगंध खा के कहता हूं कि जब तक कुरु से, कौरव राष्ट्र से और वहां की प्रजा से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लेता, राजा नहीं बनूंगा मैं। अब यदि हमें तक्षशिला का सहयोग भी मिल जाए तो हमें पूरा विश्वास है कि आचार्य चाणक्य की नीति और तुम्हारे नेतृत्व में कौरव राष्ट्र और तक्षशिला मिलकर अलेक्जेंडर की सेना का सामना कर सकते हैं। हाँ पिताश्री, आशा करता हूँ कि अंबी कुमार को मेरा संदेश मिल गया। मुझे विश्वास है कि वो मुझसे मिलने अवश्य आएगा। महज इस पैगाम को जला देने से वो कड़ी नहीं जुड़ेगी अंबी कुमार।
जिसकी बुनियाद रखने की कोशिश में पोरस है। जैसे उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मैं भी ठीक वैसा ही उसके साथ करूंगा। यदि तुम यही करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी पुरु। हमें नहीं पता कि तक्षशिला में परिस्थिति क्या है। नहीं लाची, हमारे योद्धाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए तुम्हें और पिताश्री को यहीं रुकना होगा। हस्ती है मेरे साथ। तो फिर सैनिकों की दशा सुधरने के बाद चले जाओ पुरु। अम्बी कुमार से इस भेंट को हम जितना टालेंगे, उसके और मेरे बीच मतभेद पड़ने की संभावनाएं उतनी ही गहरी होती जाएंगी। मैं चाहता हूं कि अम्बी कुमार को इस झूठ से अवगत करवाऊं जो उसके पिता ने उससे कहा है। अपने ही पुत्र का उपयोग करके उसने हमसे विश्वासघात किया। पुरु का तर्क उचित है लाची। जब तक अम्बिराज का सत्य सामने नहीं आएगा तब तक हमें तक्षशिला का सहयोग नहीं मिलेगा। मैं बस तुमसे मिलने ही आ रहा था अम्बी। और मुझे यहां आने के लिए विवश होना पड़ा। वो मैं किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं जानता हूं कि तुमने मेरे पिता को क्यों मारा। मैं लज्जित हूं। मैं एक देशद्रोही का पुत्र हूं। आज नहीं तो कल तो ये होना ही था। तुमने जो किया उसके लिए मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बैर नहीं। किंतु तुम अचानक यहां कैसे? क्या हुआ? मैं और मां तुम्हारा साथ देने के लिए तक्षशिला छोड़ आए हैं पुरु। राजकोट से जो कुछ भी हमारे हाथ लगा हम सब समेट के लिए आए। आशा है कि ये युद्ध में हमारे काम आएगा। अलेक्जेंडर हमें भी अपने अधीन कर लेता। मुझे यही उचित लगा कि हम तक्षशिला छोड़कर तुम्हारे साथ हो जाएं और मिलकर उसे परास्त करें। मेरे पास अपनी कुछ सेना भी है तक्षशिला में, जो मेरे आदेश पर अलेक्जेंडर के विरुद्ध विद्रोह करने को तैयार है। अब जब तुमने निश्चित कर ही लिया है कि तुम अलेक्जेंडर के विरुद्ध खड़े होगे, तो आओ अम्बी, हम महल में चलकर योजना बनाते हैं। तो तुम मां और शेष लोगों को लेकर अंदर जाओ। मैं अपने गुप्तचर द्वारा अपनी सेना को संदेश भेज दूं कि मैं यहां सुरक्षित पहुंच गया हूं। महल में प्रवेश करने के बाद पूरब द्वार की ओर जाना, वहीं पर तुम्हें हमारी योजना को रूप देना है। बड़े पैमाने पर जंग करके और अपनी ताकत को जाया करने के बजाय मैं अम्बी कुमार के जरिए पोरस को बर्बाद करूंगा। जो तोहफा मैं अम्बी कुमार के जरिए पोरस तक भिजवा रहा हूं
वो ना सिर्फ पोरस को बल्कि उसकी पूरी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर कर देगा। महाराज, क्या हुआ राजगुरु जी? आप इतने चिंतित क्यों हैं? समाचार बहुत ही चिंताजनक है महाराज। चिकित्सा शिविर में बहुत से सैनिक मर रहे हैं और जो लोग स्वस्थ थे वो बहुत ही बुरी अवस्था में आ गए। उसका मित्र बनकर मैं उसे और उसके साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा। और आज पोरस को देने के लिए मेरे पास एक तोहफा भी तैयार है। अब जब जा ही रहे हो तो उसे भी अपने साथ ले जाओ। पोरस उसे हमेशा याद रखेगा। मैं शीघ्र ही आचार्य चाणक्य को बुलाना होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि महाराज पुरुष रोग से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए, क्योंकि यदि पुरुष रोग से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आ गया तो उसके संक्रमित होने की संभावना भी है। रुक जाइए महाराज! इसे स्पर्श मत कीजिएगा। महाराज, आपको और राज परिवार के सभी सदस्यों को इसी समय यहां से जाना होगा, क्योंकि ये रोग स्पर्श करने से या किसी भी प्रकार से संपर्क में आने से फैलेगा और पौरव राष्ट्र काल कल्पित हो जाएगा। तुमने अंबे कुमार के हाथों पोरस को तोहफा तो भेज दिया, लेकिन तुम्हारी अगली चाल क्या है? याद है ना मां, पोरस ने इसी झेलम की कसम खाई थी कि वो मुझे कभी झेलम पार नहीं करने देगा। तो सोचा क्यों ना इसी झेलम के जरिए पोरस को तोहफा पहुंचाया जाए। वो देखो, वो है इस समस्या की जड़। मैंने पोरस को उन सिपाहियों की सड़ी हुई लाशें भिजवाई हैं जिन्हें बेहद घिनौनी और तेजी से फैलने की बीमारी थी, और अब ये बीमारी पूरे पौरव मुल्क को इतना कमजोर कर देगी कि वो हमारे घोड़ों के टापों की आवाज से ही दहल जाएगा। इस जीवाणु का प्रभाव किस किस पर पड़ सकता है आचार्य? हर चीज, खाना, पानी, हवा, ये बीमारी हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। जिस पानी को वो पिएंगे वो खतरे का सबब बन जाएगा, क्योंकि इस पानी में इस बीमारी से मरे हुए लोगों की लाशें तैर रही हैं। जिस हवा में वो सांस लेंगे उस हवा में भी इस बीमारी के जरासीम खुले हुए हैं, और हवा और पानी के बाद ये बीमारी पहुंचेगी उनके अनाज तक, जिसे वो खाएंगे तो भी मरेंगे और नहीं खाएंगे तो भी। आज से पहले पोरस ने ये जंग का तरीका कभी नहीं देखा होगा मां। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस परेशानी के साथ पोरस कैसे दो हाथ करता है। तो अब देखते हैं क्या करेंगे महाराज पुरुषोत्तम और आलिम चाणक्य।